वादा किया था आप लोगों से कि 13 तारीख को मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा, परंतु कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं रात को वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। आज मैं वीडियो अगले दिन अपलोड कर रहा हूं। आज हम लोग हाई स्कूल का जो चैप्टर है प्रकाश, उसको पढ़ेंगे। प्रकाश में हम लोगों को कुछ विशेष प्रकार के टॉपिकों को पढ़ना है, क्योंकि यह एक हाई स्कूल का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लघु, उत्तरी, विस्तृत और बहुविकल्पी। बहुविकल्पी में छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है, जैसे प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की रॉक साल्ट में चाल क्या होती है, निर्वात में चाल क्या होती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों को पूछा जाता है प्रकाश है क्या। तो सबसे पहले जानते हैं प्रकाश है क्या, इसके बारे में। तो हम बात कर रहे हैं प्रकाश, जो हमारी यूनिट है, इसमें हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक पढ़ना है हमको, प्रकाश का परावर्तन। और इसके अंतर्गत हमको पहला जो पढ़ना है, प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर हम प्रकाश के गुणों की बात करें तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। दूसरा गुण इसका है कि ये छाया देता है, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पे सीधी रेखा में चलने के कारण जिस ऑब्जेक्ट पर गिरता है उसकी छाया बनाता है, या आप कह सकते हैं छाया बनाता है। यह वस्तु की छाया बनाता है। तीसरा आप कह सकते हैं कि प्रकाश किन से मिलकर बना होता है, तो यह छोटे छोटे फोटान कणों, सूक्ष्म फोटान कणों से मिलकर बना होता है। यह सूक्ष्म फोटान कणों से मिलकर बना होता है। चौथा पॉइंट अगर हम देखें तो प्रकाश कुछ गुण प्रदर्शित करता है, जैसे कि यह चिकनी और पालीदार तल पर गिरता है। चिकने और पालीदार तल पर गिरता है तो टकराकर पुनः उसी क्षेत्र में वापस चला आता है। तो इस घटना को कहते हैं परावर्तन। और एक दूसरा गुण प्रदर्शित करता है, जब कोई पारदर्शक माध्यम होता है तो उसमें प्रवेश कर जाता है, तो उसे कहते हैं अपवर्तन। इन दोनों टॉपिकों को हम विस्तृत पढ़ेंगे आगे। और इसकी बात होती है अब प्रकाश की चाल की। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ है, तो सबसे अधिक है निर्वात में। सबसे अधिक कहाँ है? निर्वात में। और निर्वात में कितनी है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगर इसे हमको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो या किलोमीटर प्रति सेकेंड में बदलना हो तो कुछ नहीं, यहाँ 10 की घात से मतलब 1000 से भाग दे देंगे। भाग देने पर हमें जो नया मान प्राप्त होगा वह आपका किलोमीटर में होगा। अब आइए बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और हम देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। तो हमने पढ़ा प्रकाश क्या है, तो हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को क्या करती है, संवेदित करती है, जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। और दूसरा पॉइंट कि इसके गुण क्या क्या है, तो प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है, यह छाया बनाता है, यह फोटान कणों से मिलकर बना होता है, परावर्तन और अपवर्तन की परिघटनाएं प्रदर्शित करता है। निर्वात में इसकी चाल कितनी होती है, 3×10⁸ होती है। और बचा हुआ एक पॉइंट कि आप ये लिख सकते हैं इसका कि प्रकाश जो है क्या कैसी तरंग है। कभी कभी पूछ देता है प्रश्नों में कि प्रकाश किस प्रकार की तरंग है, तो आप कहेंगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है।
ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश किस प्रकार का गुण प्रदर्शित करती है। तो प्रकाश, एक और बात होती है कि प्रकाश किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है। तो प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में अगर कहें हम, प्रकाश की प्रवृत्ति, तो प्रकाश जो प्रवृत्ति रखता है उसे कहते हैं प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है। कैसी प्रवृत्ति रखता है, दोहरी प्रवृत्ति रखता है। प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति प्रकृति रखता है, दोहरी प्रकृति रखता है। किस किस प्रकार की, तो यह कण के भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। ठीक, तो प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति रखता है, यानी कि ये कण की भांति भी व्यवहार करता है और तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे कण के समान भी व्यवहार करेगा और तरंग के समान भी व्यवहार करता है, इसलिए इसे हम कहते हैं प्रकाश किस प्रकार की प्रवृत्ति रखता है, दोहरी प्रवृत्ति रखता है। जैसे हम कहें कि कण की भांति हमको कैसे पता चलेगा, तो कुछ जैसे घटनाएं हैं, जैसे ध्रुवण हो गया इत्यादि, इससे इसकी कण प्रवृत्ति का पता चलता है। परावर्तन और अपवर्तन इसकी तरंग प्रवृत्ति को बताता है। व्यतिकरण हो गया, परावर्तन अपवर्तन हो गया, इसकी तरंग प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। हम दोनों ही प्रवृत्तियों से दोनों चीजों को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों को पता चला दोहरी प्रवृत्ति रखती है कण और तरंग की। तो कभी कभी प्रश्नों में पूछा जाता है कि कण प्रवृत्ति के बारे में सर्वप्रथम किन्होंने बताया। तो कण प्रवृत्ति के बारे में सर्वप्रथम हमें कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया, और न्यूटन ने ही कण प्रकाश की कण प्रवृत्ति को परिभाषित किया। तरंग प्रवृत्ति को सबसे पहले बताने वाले हाइजन नामक वैज्ञानिक थे। उसके बाद आता है तरंग प्रवृत्ति के बाद कि फोटान कणों की व्याख्या, मतलब प्रकाश में प्रकाश किन कणों से मिलकर बना है, ये बताने वाले सबसे पहले, फोटान कणों की व्याख्या करने वाले सबसे पहले जो वैज्ञानिक थे, आइंस्टीन थे। इन्होंने अपना जो सिद्धांत दिया वो फोटान सिद्धांत कहलाया। ये भी तरंग पर आधारित था, परंतु इसको फोटान सिद्धांत कहा गया क्योंकि इसमें प्रकाश के अंदर फोटान कणों की उपस्थिति की बात की गई, या प्रकाश का निर्माण फोटान कणों से होता है, जिसका कुछ अपना मान होता है, से कहा गया। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमने पता किया कि कण सिद्धांत हमारे न्यूटन जी ने दिया था, और जो तरंग सिद्धांत वो हाइगेंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और जो हमारा लास्ट कह सकते हैं इस का जो सबसे प्रिय सिद्धांत है, जो फोटान सिद्धांत है, वो किन्होंने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन। तो तीनों सिद्धांतों को मिलाकर थोड़ा सा उलझने बढ़ती जाती हैं, बट बातों को थोड़ा सा स्पष्ट इन्होंने तीन लोगों ने किया अपना अपना सिद्धांत देकर। कुछ ने कहा कि मतलब प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, यह जो कण होते हैं प्रकाश कण कहलाते हैं, और कुछ ने कहा नहीं, प्रकाश किरण मतलब कणों से न मिलकर के तरंगों से बना हुआ है। परंतु आइंस्टीन ने इन दोनों बातों को सत्य कहा और फोटान कण सिद्धांत दिया कि यह ऊर्जा के बंडलों से बना हुआ। फोटान कण जो है ऊर्जा के बंडल हैं जिनसे इनका निर्माण हुआ है। आगे की बात करते हैं, तो अब हम आते हैं प्रकाश के स्रोतों के। तो प्रकाश के जो कुल स्रोत हैं उन पे बात करते हैं। ये सब आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आगे आते हैं प्रकाश के स्रोतों पर बात करते हैं। तो प्रकाश स्रोत क्या क्या है, तो आइए बात करते हैं प्रकाश स्रोत क्या क्या है। तो प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं, एक दीप्त होता है, एक अदीप्त होता है। प्रकाश स्रोत मुख्यतः दो प्रकार के माने जाते हैं, एक दीप्त होता है और एक अदीप्त होता है। दीप्त क्या होता है, अदीप्त क्या होता है? लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो देखिए बात करते हैं दोनों पर। दीप्त अदीप्त, दीप्त अदीप्त की बात करें, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स की बात करें, तो दीप्त वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, जैसे हमारा सूर्य। दीप्त वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं प्रकाशित होती हैं, अपना उनका स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे कि सूर्य। अगर बात करें अदीप्त वस्तुओं की, तो अदीप्त वस्तुओं में आता है हमारा चंद्रमा, जो किसी दूसरे के प्रकाश से क्या हो, प्रकाशित हो
उसे क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु। तो दीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य किसी वस्तु के प्रकाश से प्रकाशित होती है। जैसे बात करें, हमको चंद्रमा भी तो प्रकाश देता है, परंतु कैसे हम कहें कि वो अदीप्त है? तो देखिए, ये मान लीजिए आपका सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, मून, सन, अर्थ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रकाश जो चंद्रमा पे जाता है वहां से टकराता है और पृथ्वी पे होता है, जिससे कि हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर हम चंद्रमा पे खड़े हो जाएं यहाँ पे, तो हमको ये सूर्य पृथ्वी से आने वाला प्रकाश दिखाई देगा। इससे हमको पृथ्वी नहीं मतलब चमकती हुई दिखाई देगी, जैसा कि हमको चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई देगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो चंद्रमा है वो कई किस प्रकार का ऑब्जेक्ट है? अदीप्त। ठीक है, अदीप्त प्रकार का ऑब्जेक्ट है या स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। तो अदीप्त जो भी जिससे भी प्रकाश नहीं निकलता है वो सारे के सारे स्रोत क्या कहलाते हैं? अदीप्त स्रोत कहलाते हैं। जैसे अलमारी, कुर्सी, दिया, अलमारी, कुर्सी, मेज, ये सारी चीजें क्या हैं? जितनी भी चीजें जिनसे प्रकाश न निकले वो सारी की सारी अदीप्त की श्रेणी में रखी जाती हैं। जबकि दीप्त श्रेणी में वो जैसे मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गई, बल्ब हो गया, सीएफएल हो गया, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम दीप्त श्रेणी में रखते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है चंद्रमा किस प्रकार का स्रोत है, तो आप बताएंगे किस प्रकार का स्रोत है? चंद्रमा किस प्रकार का स्रोत है? अदीप्त स्रोत है। ठीक, हम दीप्त अदीप्त वस्तुओं को समझ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पर, कि प्रकाश किन स्रोतों में होकर के गुजर सकता है। ऐसे कितने प्रकार के स्रोत होते हैं जिनसे प्रकाश होकर गुजरता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं प्रकाश किन माध्यमों से होकर गुजरता है। ऐसे कौन कौन से माध्यम है जिनसे प्रकाश होकर गुजर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन माध्यमों की जिनसे प्रकाश होकर के गुजर सकता है। तो ये आप लोगों का हो गया होगा, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। हम बात करेंगे प्रकाश माध्यमों की जिनसे यह होकर गुजर सकता है। प्रकाश के गमन के माध्यम। तो प्रकाश के गमन के कुछ माध्यम हो सकते हैं। जैसे कभी तो कभी ऐसे माध्यम हो सकते हैं जो अपने अंदर तो ना गमन करते हैं परंतु उसको परावर्तित कर देते हैं। तो ऐसे कुछ माध्यमों की बात करेंगे। तो इस प्रकार से जो माध्यम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। देखिए, हम लोग जो टारगेट हम लोगों का वो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं, इंग्लिश ना के बराबर कर रहे हैं। कारण हम लोगों का जो मेन टारगेट है यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। तो आइए देखते हैं, उन्हीं को समझाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर इंग्लिश मीडियम की हम लोग टॉपिक वाइज वीडियो प्रोवाइड करेंगे, बट अभी हिंदी मीडियम के बच्चे पूर्ण रूप से टारगेट किए गए हैं। तो आइए बात करते हैं प्रकाश के गमन के माध्यम। प्रकाश के गमन के माध्यमों की बात कर रहे हैं, तो हम लोग प्रकाश के गमन के माध्यम, पहला माध्यम अगर बात करें तो क्या होता है, तो जहां से प्रकाश होकर गुजर सकता है, तो जो पहला माध्यम आता है हमारा वो होता है अपारदर्शी। एक होता है पारदर्शी, एक होता है पारभाषक। अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभाषक, ये 3 प्रकार के माध्यम हैं जिनसे प्रकाश होकर गुजर सकता है। तो ये देखते हैं इन तीनों प्रकार के माध्यमों के बारे में थोड़ा थोड़ा। अपारदर्शी, जैसे मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश गिरेगा तो अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा, यहीं से टकराकर वापस चला जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश गिरता है और टकराकर वापस लौट आता है, तो ऐसा माध्यम जो सामने दिख रहा है इस तरीके का होता है और इसे अपारदर्शी कहते हैं, यानी कि जिसके आर पार देखा न जा सके। कारण, अब जब तक प्रकाश अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक हम उसके उधर जितना दूर तक जाएगा नहीं, ट्रेवल नहीं करेगा, वहां से वापस नहीं आएगा, तब तक हम उसको देख नहीं पाएंगे। ये प्रकाश यहीं से टकरा कर वापस आ जा रहा है, तो यानी कि हम यहीं तक देख पा रहे हैं। अगर ये अंदर प्रवेश कर जाता तो अंदर तक देख पाते। दूसरा बात करें पारदर्शक माध्यमों की, ऐसे माध्यम जिनके आर पार हम देख पाते हैं। जैसे अगर हम बात करें जल हो गया, कांच हो गया और बहुत सारी चीजें जिनके आर पार हम देख पाते हैं, ऐसे माध्यमों को क्या कहते हैं? पारदर्शी माध्यम कहते हैं।
ये पारभाषक क्या होते हैं? पारभाषक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें ये कहा जाता है कि इसके आर पार तो दिखाई देता है परंतु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। जैसे आप मान लीजिए तेल में एक पेज भिगो लीजिए, तेल में भिगोया हुआ पेज, आपको आभास तो होगा उसके पीछे आपका हाथ है, परंतु वो पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। इसी प्रकार से घिसा हुआ कांच जो होता है वो भी इसी का उदाहरण होगा। तो अगर अपारदर्शक का उदाहरण आपको चाहिए तो आप लिख सकते हैं पॉलिश दार प्लेट दर्पण। ठीक है, पॉलिशदार प्लेट दर्पण। पारदर्शक का अगर उदाहरण चाहिए जल आदि, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जल वायु आदि लिख दे रहा हूं, ज्यादा उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है इसमें हम लिख सकते हैं घिसा कांच, घिसा हुआ कांच, तेल में भीगा पेपर, इसके उदाहरण है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अपारदर्शी क्या होते हैं, पारदर्शी क्या होते हैं, पारभाषक क्या होते हैं। पारदर्शी अगर हम देखें तो पारदर्शी ऐसे माध्यम होते हैं जिनके आर पार स्पष्ट रूप से क्या कर पाया जाए, देखा जा सके। जैसे मान लो हम कांच की कल्पना करते हैं या किसी ऐसे माध्यम की कल्पना करते हैं, जैसे मोटा था, इतना मोटा क्या है हमारे पास, कांच का एक प्लेट है, उसके अंदर हम देखना चाह रहे हैं, तो इसका आप पारदर्शी का लेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्या अलग अलग प्रकार के जो लेंस होते हैं वो भी किसके उदाहरण है, पारदर्शी माध्यम के उदाहरण है। वायु हो गया, ठीक है, वो भी पारदर्शी माध्यम है। जल हो गया, या किसी प्रकार का पारदर्शी क्षेत्र जिसके आर पार देखा जा सके, वो पारदर्शक माध्यम के अंतर्गत आएगा। तो हम लोगों ने पढ़ा कि माध्यम जिनसे प्रकाश होकर गमन कर सकता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, अपारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम और पारभाषक माध्यम। अपारदर्शक का मतलब ऐसा पालीदार, जैसे ये है, कोई भी माध्यम जिसके आर पार देखा ना जा सके वो अपारदर्शक कहलाएगा, और पारदर्शी जिससे आर पार देखा जा सके। पारभाषक जिसका केवल हम वस्तु, पीछे रखी हुई वस्तु का आभास कर सके, स्पष्टतम न देख सके। जैसे बाथरूम में लगे हुए कांच की जो खिड़कियां होती हैं उसके आर पार देखा नहीं जा सकता, बस क्या किया जा सकता है, आभास किया जा सकता है उधर कोई है, क्योंकि वो ऐसा कांच होता है जिसमें बहुत सारी नलिकाएं या डिजाइन बने होते हैं जिससे उस पार की वस्तुओं को स्पष्ट देखा नहीं जा सकता है। ठीक, चलिए तब आगे हम लोग बात करेंगे अब प्रकाश की परिघटनाओं की। जो प्रकाश इन वस्तुओं पर गिरता है, तो हमको देखिए इसमें हमको जो पढ़ना है आपका, इन तीनों माध्यमों में, सब माध्यमों में हमको अपारदर्शी माध्यमों की बात करनी है। अपारदर्शी माध्यमों में किसकी बात करनी है, पालिशदार प्लेटों की बात करनी है। तो हम पालिशदार प्लेटों को पहले समझ लें, ये होती क्या है अपारदर्शी माध्यम की। तो आते हैं, इसको देखते हैं अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं। अपारदर्शी अपारदर्शी माध्यम क्या होते हैं, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि जिनके आर पार न देखा जा सके। तो ये अपारदर्शी माध्यम 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक होगा खुरदुरा, और एक होगा चिकना या पालिशदार कह सकते हैं। चिकना या पालिशदार। खुरदुरा जो माध्यम होता है, जैसे मान लीजिए कोई दफ्ती है आपके पास, उस पर यदि प्रकाश की किरणें गिरेंगी तो अलग अलग मॉड्यूल से गिरेंगी और गिरने पर वह विभिन्न दिशाओं में ऐसे चली जाएंगी टकराकर। इसे कहते हैं, जब मतलब अपारदर्शक माध्यम होता है और वो खुरदरा होता है, तो जो परावर्तन होता है उस परावर्तन को कहते हैं अनियमित।
परावर्तन। अभी हम लोग परावर्तन थोड़ा सा पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा समझ लीजिए। परावर्तन, अनियमित परावर्तन। और अगर हम चिकने और पारिजात तल की बात करें तो कुछ ऐसा तल होगा जिस पर एक तरफ कलाई कर दी जाती है, पॉलिशिंग कर दी जाती है, जिस पर गिरने वाला प्रकाश ऐसे कुछ नियमित गिरता है और ऐसे कुछ नियमित दिशा में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। तो देखिए, चिकना और पालिसार तल अगर गिरेगा तो इस प्रकार से जो परावर्तन होगा उसे कहते हैं नियमित, या इसी को सतत भी कहा जाता है। परावर्तन, नियमित या सतत परावर्तन। तो चिकना, ये अपारदर्शी माध्यम कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के, खुरदुरा या चिकना या पालीदार। जब चिकना खुरदुरे प्रकाश, जब खुरदुरा तल है और उस पर प्रकाश गिरता है तो अनियमित परावर्तन कहलाता है, और जब यही चिकना और पालिशदार होता है तो उसको कहते हैं नियमित पर। चिकना और पालिशदार जो तल है उसका उदाहरण अगर हमको देखना हो तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण दर्पण है। इसी दर्पण पर ही हमको ज्यादा अध्ययन करना है और इसी को हम लोग इसके आगे वाले जो भाग हैं उसमें पढ़ना प्रारंभ करेंगे। देखो, हम लोगों ने, देखिए, ये हम लोगों ने पढ़ा कि मतलब पारदर्शी हमारे माध्यम क्या होते हैं, अपारदर्शी और पारभाषक माध्यम क्या होते हैं। तभी हम लोग बात कर रहे थे अपारदर्शी माध्यम है, यानी कि तलों की बात कर रहे थे। अगर तल क्या हो, खुरदुरा हो, तो उस पर अनियमित परावर्तन होगा, और अगर तल जो है वो समतल हो, प्लेटेड हो, एकदम ऐसा हो, तो उस पर जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा। इसका एक उदाहरण दिमाग में आपके दर्पण होना चाहिए, क्योंकि अब अगला जो अध्ययन हमको करना है वो दर्पण पे ही करना है। तो ये बात करते हैं दर्पण क्या होता है। पहले दर्पण समझ लेते हैं क्या होता है, तो उसके बाद हम लोग समझेंगे परावर्तन। दर्पण के बारे में कहा जाता है ये कांच की एक प्लेट होती है, पतली सी समतल प्लेट होती है, जिसके एक तरफ क्या कर दी जाती है, पारे या चांदी की प्लेट चढ़ाकर, की परत चढ़ाकर, पारे या चांदी की परत चढ़ाकर लेड ऑक्साइड का, लेड ऑक्साइड की पेंट चढ़ा दी जाती है, पेंट लगा दी जाती है। ठीक है, लगा दी जाती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दर्पण की, तो दर्पण क्या होता है, एक साधारण कांच की प्लेट होती है। ये कांच की एक प्लेट होती है। उस कांच की प्लेट के दूसरे सिरे पर क्या किया जाता है, पारे या चांदी की परत चढ़ाकर लेड ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है, पेंट लगा दिया जाता है, जिसके कारण उसकी जो दूसरी सतह होती है वो परावर्तक हो जाती है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि दर्पण क्या होता है। दर्पण एक सामान्यतः मोटी सी प्लेट होती है, कांच की समतल प्लेट होती है, जिसके एक तरफ पारे या चांदी की परत चढ़ाकर उस पर लेड ऑक्साइड का क्या लगा दिया जाता है, पेंट लगा दिया जाता है, जिसके कारण उसके सामने वाली जो दूसरी सतह होती है वो क्या हो जाती है, परावर्तक हो जाती है। जैसा कि आप देख पाते हैं, आपने कभी कभी घर पे जाके अपना प्रयोग किया ही होगा दर्पण। तो दर्पण में देखेंगे पीछे एक मतलब सिंदूरी कलर का पेंट लगा होता है, दूसरी सतह पर पेंट लगा होता है, जबकि दूसरे जिधर से आप देखते हैं वहां पे आपको आपका प्रतिबिंब दिखता है। तो बात करते हैं अब, हमको ये समझ में आ गया, कांच समझ में आ गया। अब बात करते हैं परावर्तन क्या होता है। दर्पण हमको समझ में आ गया, बात करते हैं परावर्तन क्या होता है। परावर्तन कहते किसे हैं, तो सीधे से अगर बात हम देखें तो परावर्तन कहते किसे हैं, तो परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा तल जो अपारदर्शक हो और वो एकदम क्लीन हो, समतल हो और उस पर पॉलिशिंग की गई हो, यानी कि ऐसा हो कि उस चमक, उसमें अच्छी चमक हो,
तो हम देखेंगे जब भी प्रकाश उस पर गिरता है तो टकराकर उसी जिस माध्यम से वो गया होता है प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यदि कोई प्रकाश किरण किसी समतल या चिकने पालिशदार तल पर गिरती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। वह टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जो आने वाली किरण होती है बच्चों उनको कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और जो टकराकर वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। और यह काल्पनिक रेखा मानी जाती है, उसे कहते हैं अभिलंब और जहां ये किरण टकराती है उस अपारदर्शक तल से या हमारा कह सकते हैं यहाँ पे दर्पण से, उसे कहेंगे, उस बिंदु को कहेंगे आपतन बिंदु। तो देखिए हम लोगों ने देखा कि परावर्तन कहते किसे हैं, तो कहेंगे जब अपारदर्शक तल पर, जब किसी अपारदर्शक कैसा तल? पालिशदार तल। अपारदर्शक पालिशदार तल पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह पड़ने के पश्चात यानी कि गिरने के उस तल पर गिरने के पश्चात टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया होगा आपको? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाती है जिस माध्यम से वो आई रहती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पालिशदार तल पर टकराती है तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस परिघटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के कुल 2 नियम है। परावर्तन के कुल 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। तो नियम नंबर 1 की बात करें, नियम नंबर 1 की बात करें तो कहा जाता है ये जो आने वाली किरण है आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, जहां टकरा रही है ये आपतित किरण उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और ये काल्पनिक रेखा अभिलंब कहलाती है। तो कहा जाता है आपतित किरण परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण, इसे कहते हैं, जो ये इधर वाला कोण बनता है इसे कहते हैं आपतन कोण, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और जो ये वाला कोण बनता है अभिलंब और परावर्तित किरण, इसे कहते हैं परावर्तन कोण, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण है वो बराबर होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने हुए कोण को। तो हम कह सकते हैं कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन्हीं दोनों को परावर्तन के 2 नियम कहते हैं। यही परावर्तन के क्या है? 2 नियम है। तो परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। कौन कौन से? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।